हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्या स्थलीवाला सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री का, जी हाँ, थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का 6th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले रूलिंग द कंट्री साइड इस हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के हम 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है किसकी, सेटलमेंट्स की, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट और साथ ही साथ मुनरो सिस्टम, जैसे कि हमने इनकी प्रॉब्लम्स पढ़ी और इनके फेलियर की भी बात की है। इसके पहले हमने बात किया इंडिगो और क्रॉप्स की, जिसमें ब्रिटिशर्स कैसे क्रॉप्स का फायदा उठाकर इंडिया से प्रॉफिट कमा रहे थे। और इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, हमारे 6वें वीडियो लेक्चर में, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिगो का इस्तेमाल किया और कैसे इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट था, न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि इंडियन मार्केट के लिए भी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए कि वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो की। जी हाँ, कि इंडियन इंडिगो का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों था, इसकी हम बात करने वाले हैं। What was the special thing about इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो में ऐसा क्या खास बात था कि वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चल रहा था। सभी लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे थे? ब्रिटिशर्स तो ठीक है, उनको प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से रिवेन्यू मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है, पर ब्रिटिशर्स इंडियन इंडिगो को ही क्यों उगा रहे हैं? बाकी दूसरे जो देश हैं, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इस तरह के जो देश हैं, वो क्यों इंडियन इंडिगो के पीछे पड़े हैं? उनको क्या फायदा हो रहा है इंडियन इंडिगो से? आखिर क्या खास बात है इस इंडियन इंडिगो की? चलिए इसी बात को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि बेस्ट क्वालिटी का इंडिगो था इंडियन इंडिगो, जो क्या देता था, रिच ब्लू कलर। इंडियन इंडिगो जो था, भारत में जो उगने वाला इंडिगो है, पाया जाने वाला, वो कैसा था, बेस्ट क्वालिटी का था, सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंडिगो। दुनिया में जितने भी जगह इंडिगो उगाया जाता, उसमें सबसे अच्छा कहाँ उगता? इंडिया में। दूसरी बात, इंडिया में उगे हुए इंडिगो का जो कलर था वो रिच ब्लू कलर था, बहुत ही गाढ़ा, एकदम गहरा, शाइनी ब्लू कलर देता था। कौन सा? इंडिगो। दूसरा, बहुत से देश जैसे कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये अपने देश में कपड़े को रंगने के लिए, उनमें शाइन लाने के लिए, है ना, किसका इस्तेमाल करते थे? डाई करने के लिए, उन कपड़ों को डाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? इंडियन इंडिगो का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये दो बातें ध्यान रखिए, इसी के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक घूमने वाला है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि हमने डिस्कस किया अभी, इंडियन इंडिगो वाज द बेस्ट क्वालिटी एंड गिव्स रिच ब्लू कलर। इंडियन इंडिगो क्या है? बेस्ट क्वालिटी का है और कैसा देता है? रिच ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करता है। ये हमने बात की है इंडियन इंडिगो की। दूसरी बात, कंट्रीज जैसे कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये उस कंट्रीज में आते हैं जो ज्यादातर अपने यहाँ कपड़ों को रंगने के लिए प्रेफर करते हैं। कहाँ के डाई को? इंडिया के डाइस को। यानी वो किस तरह का इंडिगो इस्तेमाल करते हैं? इंडियन इंडिगो ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका क्लॉथ बेस्ट तभी बनेगा, तभी बेस्ट डाई होगा, अच्छा से तभी रंगेगा जब वो कौन से कलर का इस्तेमाल करेंगे? इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रिटिशर ने इसी का इस्तेमाल किया और इंडियन इंडिगो के कलर को बहुत डिमांड करते थे। यानी जितने भी क्लॉथ मैन्युफैक्चर, कपड़ा बनाने वाले लोग होंगे ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस में, जितने भी टेक्सटाइल मिल्स होगी, यानी कंपनियां होगी जहां पे धागा और कपड़ा बनता होगा। याद रखिए, धागा के साथ साथ कपड़ा भी कलर होता है। पहले धागे को कलर किया जाता है, फिर कोई भी कपड़े को भी कलर किया जाता है। तो उन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होगा? इंडिगो चाहिए होगा। कौन सा इंडिगो? इंडियन इंडिगो। और ये सब बेस्ट क्वालिटी का है इंडियन इंडिगो, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये बात तो हमने कर ली कि इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, ये हमने समझ लिया है। ठीक, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इटली, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा यूज्ड इंडियन इंडिगो टू डाई देयर क्लॉथ्स। ये हमने बात की, क्योंकि जो इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा इसलिए होगा, देखिए, उस क्लॉथ मैन्युफैक्चर को, जो भी लोग क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहां पर? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वो कपड़ा बना रहे हैं। तो कपड़ा किसके लिए बनाते हो? खुद को पहनने के लिए नहीं, ग्राहकों को बेचने के लिए। तो उनके जो कस्टमर आते होंगे, उनको कैसा कलर चाहिए होगा? एकदम रिच ब्लू कलर चाहिए होगा अपने कपड़े में, ये शाइन चाहिए होगी। तो शाइन किससे आता होगा? इंडिगो से। और किस इंडिगो से? तो इंडिया के इंडिगो से। तो वो क्लॉथ उनका वही बिकता होगा। ये इटली, फ्रांस और ब्रिटेन वालों के वही कपड़े बिकते होंगे जिनमें कौन से इंडिगो से कलर किया जाता होगा? इंडियन इंडिगो से। तो उनको पता चल गया कि भाई सारे कस्टमर्स इंडियन इंडिगो वाला कलर खरीदते हैं, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? वही अपने कपड़े में सारा कलर वही डालना पड़ेगा। इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में जो इंडिगो उग रहा है वो बहुत ही कम यूरोप तक पहुंच पा रहा है। इंडिया में इंडिगो बहुत उग रहा है, बहुत सारा, लेकिन जाता यूरोप में बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कौन रख लेता है? तो हमारे ब्रिटिशर्स रख लेते हैं। हमारे तो नहीं थे हम ब्रिटिशर्स को, हमारे ऊपर रूल करने वाले जो अत्याचारी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया? सारा इंडिगो, जो भी मान लीजिए इंडिया में 100 kg इंडिगो उगता, तो 100 में से वो लोग 80 kg इंडिगो खुद के लिए रखते, यानी वो अपने ब्रिटेन में देते, अपने देश में अपने राजा लोगों को, अपने महारानी लोगों को, अपने यहाँ के क्लॉथ मैन्युफैक्चर के लिए रखते। बाकी इंडिगो बाजार में यूरोप ले जाके बेचते। यानी इंडिया में उगने वाला इतना सारा इंडिगो में से सिर्फ थोड़ा सा इंडिगो ही यूरोप में पहुंच पाता था।
और इसी कारण इसका प्राइस क्या था, बहुत हाई था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में वो 1 रुपए किलो खरीद रहे हैं तो ब्रिटेन जाके 100 रुपए किलो, 20 रुपए, 50 रुपए किलो, यानी तो बहुत हाई रेट में बेचते थे। एक तो बहुत ही थोड़ा पहुंच पा रहा है कहां पर, यूरोप में, और इसी वजह से उसका प्राइस क्या बहुत ज्यादा हाई है। दैट्स व्हाई द प्राइस ऑफ इंडियन इंडिगो इन यूरोप वाज वेरी हाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिगो वाज यूज्ड बाय ब्रिटेन एंड ओनली अ फ्यू अमाउंट ऑफ इंडिगो वाज रीच्ड टू यूरोप। इतना सारा प्रोड्यूसर है फिर भी थोड़ा सा ही कहां पहुंच रहा है, यूरोप में। बाकी सारा कौन इस्तेमाल कर लेता है, ब्रिटेन इस्तेमाल कर लेता है। ठीक, तो ये बात हमने समझी है इंडियन इंडिगो की, उसका डिमांड क्यों इतना हाई है, उसकी खासियत क्या है, ये सारी बातें हमने समझी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी और बहुत ही कम अमाउंट में इंडिगो जो है पहुंच पा रहा था कहां पर, यूरोप। इस वजह से इसका एक ऑप्शन ढूंढा गया, इस डिमांड का, इस जो इंडिगो है इसका एक ऑप्शन ढूंढा गया कि दूसरे टाइप से भी इंडिगो प्रोड्यूस किया जाए। तो क्या होता था, यूरोप के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या करते थे, वोड प्लांट, WOAD, वोड प्लांट एक ट्री आता है, एक प्लांट है जिससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिगो आता है। जैसे इंडिगो के प्लांट से इंडिगो प्रोड्यूस होता है, वैसे वोड के प्लांट से भी क्या प्रोड्यूस होता है, इंडिगो प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसका कलर जो है वो डल होता है, बहुत ही भद्दा होगा, फीका कलर का होगा। इससे ब्लू और वायलेट कलर के डाई प्रोड्यूस की जाती है, बहुत ही फीका और भद्दा कलर इससे आता है। यानी इंडियन इंडिगो की तरह इसमें रिच ब्लू कलर नहीं आता है। इसका डाई कैसा होता है, बहुत ही फीका और भद्दे कलर का होता है। कौन से प्लांट से, वोड प्लांट से मिला हुआ डाई से। तो इसकी बात हम करने वाले हैं। तो यूरोप के मैन्युफैक्चरर जो थे वो क्या करते थे, यहाँ इंडियन इंडिगो का तो वहां मिल नहीं रहा है, इंडियन इंडिगो वहां पर मिल नहीं रहा है, बहुत कम पहुंच रहा है। क्यों, इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वजह से यूरोप के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, दे हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। इंडिगो उगाने के लिए उन्होंने दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड थे। कौन से प्लांट पे, वोड प्लांट पे, जिससे क्या मिलता था, ब्लू और वॉयलेट डाई मिलता था। इससे मिल तो जा रहा है ब्लू और वॉयलेट डाई, लेकिन ये डाई, ये कलर बहुत ही अच्छा रिच ब्लू कलर का नहीं है जैसा इंडियन इंडिगो है। इसका कलर कैसा है, बट दैट डाई वाज पेल एंड ड्यू कलर। पेल का मतलब होता है फीका और डल का मतलब होता है भद्दा, बहुत ही फीका और भद्दा कलर का था। द वोड प्लांट डाई वाज पेल एंड ड्यू कलर, बहुत ही फीका और भद्दे कलर का था इसका डाई। किस प्लांट से मिलता है, वोड प्लांट से। जबकि इंडिगो से मिलने वाले जो प्लांट का डाई था वो कैसा होता था, बहुत ही रिच ब्लू कलर का होता था। ठीक है, इसीलिए ये फीका और भद्दा कलर होने की वजह से कपड़ा बनाने वाले कभी भी वोड प्लांट के इंडिगो को प्रेफर नहीं करते थे। उनकी डिमांड रहती थी कि वोड प्लांट वाला हमको इंडिगो नहीं चाहिए। उनको कैसा इंडिगो चाहिए, उनको चाहिए इंडियन इंडिगो, जो कैसा कलर देता हो, रिच ब्लू कलर का देता हो। तो ये वोड प्लांट वाले अपने ही देश में बेरोजगार की तरह हैं, उनका इंडिगो खरीदता है, उनके देश वाले खुद ही खरीद नहीं रहे। हमारे देश में तो पहले से मिलता था तो हम तो उनसे लेंगे नहीं, उनके देश वाले उनसे अब लेंगे भी तो क्यों लेंगे, क्योंकि उनका कलर तो बहुत ही खराब जा रहा था, क्यों लेंगे, वो भी नहीं ले पाते थे। बस जिसके पास पैसा नहीं होता था, खराब क्वालिटी का कपड़ा बनाना है सस्ता, तो उनमें से कोई कोई ले लिया करता था। ठीक है, तो ये वोड प्लांट के मैन्युफैक्चरर थे, प्रोड्यूसर थे, परेशान हो गए। उन्होंने अपने गवर्नमेंट से कहा कि हमारा तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, हम तो अपने देश में बेरोजगार हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडियन इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगा देना चाहिए। यानी इंडिया से इंडिगो आएगा ही नहीं, जीरो इंडिगो रहेगा यूरोप में। तो मजबूरी में न चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, इसी वोड प्लांट का इंडिगो इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसको, यूरोपियंस को। तो क्या होगा, इनका जो इंडिगो है बिकेगा, इनके क्लॉथ चलेंगे अब अच्छे से, है ना। वही खराब वाला इंडिगो इस्तेमाल करना पड़ेगा न चाहते हुए भी, क्योंकि इंडियन इंडिगो तो बैन हो जाएगा। तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन भी कर दिया। बट वोड प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन इंपोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो। इन्होंने क्या कर दिया, अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, अपने गवर्नमेंट को बोला कि क्या करो, पूरा बैन कर दो इंडियन इंडिगो को, इंडिया से इंडिगो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया का आता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, पूरा कब्जा कर लेता है, हम लोग का सामान ही नहीं बिकता है। तो फाइनली आगे चल के इस बैन को हटा भी दिया गया। बैन वाज रिलीज फ्रॉम इंडियन इंडिगो इन 17th सेंचुरी। और आगे चल के 17th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो से बैन हटा लिया गया, क्योंकि इंडियन इंडिगो के बिना काम नहीं चल सकता था। अगर वोड प्लांट का इंडिगो इस्तेमाल भी करते तो उससे कलर कैसा आता, बहुत ही फीका और भद्दा आता था। और फीका और भद्दा कलर किसी को पसंद नहीं, उस तरह का क्लॉथ कोई मैन्युफैक्चर खरीदेगा नहीं, बनाएगा नहीं, कस्टमर खरीदेंगे भी नहीं, तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो नए कलर की जरूरत थी, यानी इंडियन इंडिगो की जरूरत थी, और इसीलिए बैन 17th सेंचुरी में इम्पोज कर लिया गया, हटा दिया गया। इम्पोज नहीं, उसको रिमूव कर दिया गया बैन को। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है कि ब्रिटेन जो है इंडिया की तरफ टर्न हो गया है। यानी ब्रिटेन अब पूरी तरह से अपने ट्रेड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, इंडिगो का डिमांड जो पूरे यूरोप में बढ़ रहा है, उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए किसकी तरफ रुख कर रहा है, इंडिया की तरफ। यानी इंडिया को एक जरिया बना रहा है, सोर्स बना रहा है यूरोप में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए।
ऐसा नहीं कि यूरोप में डिमांड है तो यूरोप में कोशिश करो उगाने की, नहीं, वो किसकी तरफ फोर्स कर रहे हैं, इंडियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडियन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है, देखिए डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो वाज रेजिंग इन यूरोप, पूरे यूरोप में इंडिया के इंडिगो की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में ही क्या हो रही है, इंडिया के इंडिगो की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग इंडियन इंडिगो की डिमांड कर रहे हैं, हमें उसी तरह का डाई चाहिए, उसी कलर का रिच ब्लू कलर चाहिए, वही इंडिगो चाहिए जिससे कपड़ा बहुत ही शाइनी दिखे। उसी तरह से सारे क्लॉथ मैन्युफैक्चर भी क्या प्रीफर करते थे, इंडियन इंडिगो की। तो इंडियन इंडिगो की डिमांड अगर बढ़ गई है तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही दिमाग लगाया फिर से ब्रिटिशर्स ने कि यूरोप में अगर इंडियन इंडिगो हम ला कर बेचेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो इंडिया में क्या करो, खूब सारा इंडिगो उगाओ, इंडियंस को फोर्स करो कि गेहूं चावल छोड़ दो, इंडिगो ही उगाओ, खूब पैसा कमाओ, जिससे हम प्रॉफिट लेंगे। सो कंपनी इन इंडिया इंक्रीज द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर जितना भी एरिया था, यानी मान लीजिए 100 एकड़ के खेत में पहले इंडिगो उगाया जाता था इंडिया में, तो ब्रिटिशर ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब इसको बढ़ाएंगे। भले ही व्हीट राइस सब कम उगे, लेकिन हमें इंडिगो क्या उगाना है, ज्यादा उगाना है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो एरिया कंपनी का जो अंडर था किसके, इंडिगो कल्टीवेशन के, उसको बढ़ा दिया। यानी पहले 100 एकड़ में इंडिगो उगाया जाता था, तो अब 200 या 250 एकड़ में क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे। यानी इंडिगो कल्टीवेशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इससे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इंडिगो इंडियंस तो इस्तेमाल करते नहीं थे ज्यादा, वो कहाँ जाने वाला, यूरोप में। तो बेच के पैसा कौन कमाएगा, ब्रिटिशर्स। इंडियन से उगाया है तो फ्री में मिला है किसको, ब्रिटिशर्स को। रेवेन्यू भी मिला, ये सारी चीजें मिली किसको, ब्रिटिशर्स को। फायदा कौन कमा रहा है, ब्रिटिशर्स। मेहनत किसकी है, इंडियंस की। और इस चीज को इस्तेमाल कौन कर रहा है, यूरोप वाले। लेकिन सबसे ज्यादा घाटे में, लॉस में मेहनत किसे करनी पड़ रही है, इंडियंस को। बंगाल इमर्ज एज ए मेजर सेंटर ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन 18th सेंचुरी। और जब 17th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो के इंपोर्ट से बैन हट गया, तो उसी वक्त कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया इंडिगो का, और बंगाल को एक बहुत बड़ा स्टेट बना दिया। बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया इंडिगो उगाने में। बंगाल इमर्ज एज ए मेजर स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। जी हाँ, 18वीं शताब्दी आने तक, 18th सेंचुरी तक बंगाल क्या बन गया, एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ज्यादा से ज्यादा इंडिगो। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे, उन सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन बन गया, हमारा बंगाल बन गया। और बंगाल से ढेर सारा इंडिगो प्रोड्यूस होने लगा। कब की बात है ये, 18th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी में तो इंडिगो, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी के और पहले भी इंडियन इंडिगो पे बैन लग गया था। फिर बाद में किसके बैन किसकी वजह से लगा है, वुड प्लांट के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, है ना। फिर उन्होंने उनके गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके बैन करवा दिया, बैन हो। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी में जब डिमांड बहुत बढ़ गई तो अपने आप बैन क्या हो गया, हट गया। और फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया की तरफ टर्न किया, इंडिया में एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है इंडिगो का, उसको बढ़ाया, साथ ही साथ और पैसा खर्च किया, इंडियंस को फोर्स किया, वो क्या उगाए, इंडिगो उगाए, और कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया गया। और बंगाल जो है बहुत बड़ा स्टेट, एक मेजर स्टेट इमर्ज हुआ किसके प्रोडक्शन में, इंडिगो के प्रोडक्शन में। कब की बात है, 18th सेंचुरी की। सो बंगाल इमर्ज एज ए मेजर सेंटर ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन 18th सेंचुरी। उसके बाद एज द ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे व्यापार पूरा बढ़ते गया इंडिगो वाला, तो दूसरे एजेंट लोग और कंपनी के ऑफिशियल्स लोग, जैसे जैसे फायदा होने लगा तो इसमें कोई भी आने लगा इस बिजनेस में। यानी जो लोग दूसरा बिजनेस करते थे वो भी देखना है कि नहीं यार, इंडिगो में बहुत प्रॉफिट है, हमें इंडिगो के बिजनेस में आना चाहिए। तो क्या होगा, कंपनी के ऑफिशियल्स और दूसरे एजेंट लोग क्या करने लग गए, इंडिगो प्लांटेशन में इन्वेस्ट करने लग गए। कोई इंडिगो के लिए पूरा खेत खरीद लेता, लेबर्स हायर करता, कल्टीवेटर हायर करता, उनसे क्या हुआ था, इंडिगो हुआ था, उन्हें कुछ पेमेंट देता और क्या करता, फिर सारा इंडिगो ले जाता यूरोप और बेचता, और क्या कमाता, फिर प्रॉफिट कमाता। तो ये सारा सिस्टम चलने लगा कहां पर, इंडिया में। ब्रिटेन जो है हमेशा से क्या करते रहा है, अभी हम सिर्फ इंडिगो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में भी देखेंगे तो वहां भी आपको पढ़ने मिलता है कि यूरोप में कुछ भी अगर कमी हुई है, मान लीजिए हथियार की कमी हुई तो कहां से पूरा हुआ, इंडिया से। 9th क्लास में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में जब लकड़ी की कमी पड़ गई थी, वुड की, तो इंडिया के जंगलों को काट के यहाँ से वहां की डिमांड को पूरा किया। नाव बनाने के लिए उनके पास लकड़ी नहीं होती थी, मजबूत लकड़ी, तो वो कहाँ से आते थे, इंडिया के जो सागौन के फॉरेस्ट है, सागौन की लकड़ी है, टीक फॉरेस्ट, उसको पूरा काटा लेकर गए। यानी ब्रिटेन में जब भी कोई कमी पड़ती, पूरे ब्रिटेन में नहीं पूरे यूरोप में जब भी कोई कमी पड़ती, तो ब्रिटिश कंपनी, इंग्लैंड वाले या ब्रिटिशर्स क्या करते, उस कमी को पूरा करने के लिए किससे वसूलते थे, हम इंडियंस को। यानी हमारे इंडिया से उन्होंने पूरा रिसोर्सेस लूटा है और यूरोप को और अपने कंट्री को क्या बनाया है, रिच बनाया है। तो जब भी कभी रिसोर्सेस की कमी पड़ती थी, रिसोर्सेज कम दिखते थे, तो ब्रिटिशर्स किसकी तरफ टुवर्ड्स मूव करते थे, इंडिया की तरफ। दे टर्न्स ऑलवेज टुवर्ड्स इंडिया टू गेन रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ यूरोप।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इंडिगो के कल्टीवेशन की, कि इंडिया में जो कल्टीवेशन होता भी था तो उसका सिस्टम क्या था, हाउ द कल्टीवेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो वर्क्स, किस प्रकार से इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता, कैसे उगाया जाता, किस तरह का सिस्टम फॉलो होता, लेबर्स को कितना पेमेंट मिलता, किस तरह की बातें होती थी, कौन सा रिवेन्यू मिलता था और उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इंडिया में दो तरह के सिस्टम बने हुए थे, एक था निज सिस्टम, दूसरा था रैयत सिस्टम। जी हाँ, इसको निज कल्टीवेशन या रैयत कल्टीवेशन भी बोलते थे। इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए इंडिया में दो सिस्टम बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कौन से दो सिस्टम, एक निज सिस्टम जिसको निज कल्टीवेशन भी बोलते हैं, दूसरा रैयत सिस्टम जिसको रैयत कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इन्हीं की बात हम डिटेल में करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने इंडिगो के बारे में पढ़ा, इंडिगो की डिमांड के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने इतना सारा जानकारी लिया है। अगले वीडियो लेक्चर हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम इंडिगो के जो सिस्टम्स हैं, इंडिगो कल्टीवेशन करने के जो सिस्टम्स हैं वो कैसे इंडिया में चलते थे, उसकी हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को नॉलेज गेन कर पाएँ। यदि आपको कोई डाउट है वीडियो में तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। जी हाँ, इसके पहले हम जो 4 वीडियो लेक्चर्स लाए हैं, 5 वीडियो लेक्चर्स लाए हैं, उनको आप सीक्वेंस वाइज देखिए। एक भी सीक्वेंस आप अगर आप छोड़ देंगे तो वीडियो समझ में नहीं आ गया चैप्टर। हिस्ट्री है, याद रखना आसान भी बहुत हो जाएगा अगर आप पर्टिकुलर वीडियो देखते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम कवर अप करते चल रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी तरह से हम कंप्लीट भी कर देंगे। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।